हेलो बच्चों। आप लोगों का स्वागत है फिजिक्स वाला मेंटरशिप सेशन में। और ये हमारी एक बहुत नई इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज है बच्चों के मन में कि हम लोग की डाउट तो ऑलरेडी क्लियर हो रही है, ये कैसा सेशन होगा जो नया है। तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि क्या इस सेशन में होने वाला है, जो आपके डाउट्स हैं। तो जैसे कि आज का हमारा सेशन होगा कि प्रैक्टिकल वेज टू सॉल्व अप्रोच ए न्यूमेरिकल। तो अब इसमें हम आपको कोई स्पेसिफिक न्यूमेरिकल नहीं बताने वाले हैं कि आप ये न्यूमेरिकल है आप इसको ऐसे सॉल्व करिए। हम लोग उसको मोर और लेस आपको अप्रोच बताएंगे कि आप कैसे उसको अप्रोच करेंगे और कैसे ऐसे ही जितनी भी रिलेटेड आपकी इश्यूज हैं वो कैसे हैंडल हो पाएंगी। पहले मैं आप लोगों को जो आपके मेंटर से मिलवा देता हूँ जो आपका आज का सेशन लेंगे। तो आज का सेशन आपका बकर या सर लेंगे। वो सेकेंड ईयर यूसीएमएस के स्टूडेंट हैं, उन्होंने 2019 में एमबीबीएस क्रैक किया था। तो बकर सर, यहाँ से आप जी। सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो गुड इवनिंग एवरीवन, जो भी बच्चे यहाँ पर मीटिंग में प्रेजेंट हैं जूम कॉल में और जो बच्चे मुझे ऐप के थ्रू देख रहे हैं। जैसे कि प्रतुल सर ने बताया, मेरा नाम बाकर रियाज है और मैं भी सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ यूसीएमएस एंड जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली में। मैंने नीट 2019 में नीट क्रैक किया था और 2018-19 का जो सेशन था उसके अंदर मैंने जो फिजिक्स पढ़ी थी वो अलख पांडे सर से ही पढ़ी थी। तो मैं उनका भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। ठीक है। तो आज का हमने टॉपिक आपको बता ही दिया है कि कैसे हमें न्यूमेरिकल्स अप्रोच करने हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो भी मेरे सेशन अभी देख रहे हैं, चाहे ऐप के थ्रू देख रहे हो चाहे इस मीटिंग में प्रेजेंट हो, देखिए आपने पहली सीढ़ी तो यही पार कर ली है कि बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है उसका वो सोल्यूशन निकालने के लिए एफर्ट्स नहीं लगाते। तो आप इस मीटिंग में ही प्रेजेंट हुए हो मुझे सुनने के लिए, यही आपकी एक जीत है कि आप अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाहते हो। यानी आपके अंदर वो चाह है कि जो जो मुझे न्यूमेरिकल्स में अगर प्रॉब्लम है तो मुझे पता लगे कि उनका सोल्यूशन क्या होने वाला है। ठीक है। तो आज हम इस मीटिंग में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और ये जो सबसे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन था जो हमने लड़कों से रिस्पॉन्स लिया था, उसमें ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि सर मेरे को सारा डीपीपी मेरे मतलब मेरी पूरी थियरी क्लियर हो गई, मैंने पूरा वीडियोस देख ली, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को सब समझ आ गया लेकिन मेरे से न्यूमेरिकल नहीं लग रहा है। तो यहाँ से हम लोग सेशन आप इस हाँ। पे मतलब क्या लड़कों को एडवाइस करेंगे, और यहाँ इसके देखो बाद फिर हम आपको। लोग लड़कों से क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे एक एक जी। करके जो रूम में है। पहले मैं ये चीज बता दूं कि जिन बच्चों को लगता है कि मैंने पूरी लेक्चर्स देख लिए, मैंने नोट्स भी बना लिए, बट फिर मैं न्यूमेरिकल्स करने बैठता हूँ तो मेरे से न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अंडरस्टैंडिंग में और फील करने में किसी टॉपिक को जमीन आसमान का अंतर होता है। टीचर आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प करता है, नो डाउट। बट उसके बाद जो आपकी उस टॉपिक की जो फील आती है वो आपको एक्टिवली खुद करनी पड़ती है। यानी आप जब नोट्स बना रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, चाहे आप 10 बार लेक्चर्स देख लो, बट आप उसको खुद से ही अगर एक्टिवली आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे, अपने माइंड को एक्टिव रिकॉलिंग नहीं दोगे, तो वो टॉपिक आपको बहुत कम समय तक याद रहेगा। यानी आप आज ही करोगे और 1 घंटे बाद भूलने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान में रखना होगा कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको एक बार खुद बुक से जाकर पढ़ें। ठीक है। उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स देखें, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इनका पैटर्न समझें। सॉल्व एग्जाम्पल्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम आगे इस पर बात करेंगे डिटेल में कि क्यों जरूरी है। बट सॉल्व एग्जाम्पल्स आप देखेंगे उससे आपको पैटर्न पता लग जाएगा। फिर आप अनसॉल्व पर जंप करेंगे। यानी पूरी स्टेप बाय स्टेप एक लैडर होता है, एलिवेटर नहीं होता डायरेक्ट कि आप 10वीं मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जो आप जो स्टेप कर रहे हो वो लास्ट स्टेप है। जो अनसॉल्व क्वेश्चंस होंगे उनको प्रैक्टिस करना, फिर रिवीजन होगा उसके बाद। ठीक है। तो उससे पहले की जो आप जो प्रोसेसेस हैं आप वो मिस कर जाते हो। तो उससे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग के बाद उस जो टॉपिक है उसकी फील आनी बहुत जरूरी है। ठीक है। तो उसके लिए आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से भी इनपुट डालना पड़ेगा। फिर क्या होता है, खुद आपको टीचर बनना पड़ेगा। कैसे टीचर बनना पड़ेगा? चाहे आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर डिस्कस करें और एक दूसरे को पढ़ाएं। कोई आपका दोस्त नहीं है, मान लीजिए आप बिल्कुल सोशलाइज नहीं कर पाते हो, तो खुद ही अपने आप को रिकॉर्ड कर लो बैठकर। जैसे भी मैं वेबकैम के सामने बैठा हुआ हूँ, आपके हर हर किसी के पास मोबाइल है, रिकॉर्ड कर लो अपने आप को बैठ के, अपने आप को ही समझा दो। यानी जिस टाइम आपने एक टॉपिक ऐसे आप कैपेबल हो गए कि दूसरे को समझा सको, तो समझ जाओ वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। तो ये आप अपने आप को सेल्फ एग्जामिन किया करो हर टॉपिक के लिए। बिल्कुल। ठीक है। और जब आप वो कर लो उसके बाद आप देखना आपके क्वेश्चंस भी बनने लगेंगे, पर उससे पहले आपको सॉल्व एग्जांपल्स भी देखने होंगे। ओके सर, अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। हाँ भरत, अब अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और
अपना क्वेश्चन पूछिए। यस सर। ओके, आप सर लोग तैयार रहिए, अपना मतलब स्पेशियस जगह पे बैठे रहिए। सर मेरा ये डाउट है कि सर अभी हम जैसे भी हमारे मॉड्यूल्स वॉड्यूल्स पढ़े हैं हमारे पास, जी तो सर हम सोल्व करते हुए जाते हैं, तो सर 5-6 क्वेश्चन तो हो जाते हैं, फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चन नहीं बनते तो सर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। सर क्या क्या करना है, एकदम ऐसा लगता है कि यार छोड़ दो, अपन से नहीं होगा। हाँ, देखो ये मेरे साथ भी ये हुआ करता था उस टाइम पर, बट सीधी बात यही है कि कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, पेशेंस, दो चीजें आपके पास रहेंगी तो आप लॉन्ग, ये मैराथन होती है ना, देखो स्प्रिंट नहीं होती कि तुम्हें बस 100 क्वेश्चंस कर लेने हैं और खत्म हो गया। ठीक है, तुम्हें मतलब जो प्रैक्टिस तो तुम कर रहे हो, वहीं पे तुम्हें कंसिस्टेंट रहना होगा। तुम डिमोटिवेट हो जाते हो ये सोच के कि ये क्वेश्चंस नहीं हो रहे हो, बट तुम मोटिवेट उससे हो ना, जिस जो क्वेश्चन तुमने कर लिए, बजाय उस एक क्वेश्चन ना होने की वजह से तुम डिमोटिवेट हो जाते हो। उससे पहले जो तुमने 15 क्वेश्चंस किए, वो भी तो तुम्हारी एक बहुत बड़ी सक्सेस है। तो उस चीज को तुम मतलब हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहो। ठीक है, अपने माइंड को पॉजिटिविटी का डोज देते रहा करो हर दिन। लाइक एवरी डे इज अ गुड डे, अपने आप को बताते रहो ये चीज, एंड एवरी डे इज अ गिफ्ट फॉर यू, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, नीट की डेट डेट करीब आती जा रही है, पर वो जो दिन तुम्हें मिल रहा है जो तुम ऐसे ही बिता दे रहे हो, उसमें तुम्हें सोचना होगा कि जो मैंने क्वेश्चंस सही किए हैं, वो भी तो मेरी एक बहुत बड़ी सक्सेस है। अब एक दो क्वेश्चंस अगर गलत हो जाते हैं तो उससे ये नहीं है कि तुम्हारे आगे के 50 क्वेश्चंस भी गलत होंगे। वो तुम एक क्वेश्चन, मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते थे, मैं सर्कल लगा देता था, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करता था, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करता था, और उसका सोल्यूशन निकल जाता था। और सोल्यूशन नहीं निकलता था तो मैं ये सोचता था, इतने सारे क्वेश्चंस मैंने किए हैं, बहुत कम प्रोबेबिलिटी कि ये क्वेश्चन नीट में आएगा, मैं छोड़ देता था। फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया ना। ऑब्वियसली लाखों क्वेश्चंस में से 180 क्वेश्चन आने वाले हैं, और एक सब्जेक्ट में से तो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में से तो सिर्फ 45 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और 45 क्वेश्चंस में भी इतने 30 चैप्टर केमिस्ट्री में है तुम्हारे। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है उस क्वेश्चन को जो तुमसे एक क्वेश्चन नहीं हुआ वो आने की। तो अगर नहीं होता तो इतना लोड नहीं लेना है। ठीक है, इतना डिमोटिवेट नहीं हो जाना कि उसकी वजह से तुम्हारे पूछ जाएं, क्योंकि एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी तो कम है, बट 200 क्वेश्चन में से एक आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज्यादा होती है ना। तो तुम थोड़ा लॉन्ग टर्म में सोचो इस चीज को, कि तुम कितनी अपने साथ एक बहुत बड़ा मतलब ये धोखा हो गया सच बताऊं तो, कि तुमने वो 4-5 क्वेश्चंस किए, उसके बाद एक दो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, और फिर तुम सोचते हो छोड़ो यार मुझसे नहीं होगा, तुमने वहीं गिव अप कर दिया। गिव अप करने का ऑप्शन ही मत रखो अपने पास। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन गलत हो, मैं मानता हूँ क्वेश्चन गलत होंगे, उसके बाद तुम्हें उस क्वेश्चन को सर्कल कर लेना है, अपने सर से डिस्कस कर लेना है। तो तुम्हारे पास टेलीग्राम ग्रुप भी है, मेरे पास नहीं था उस टाइम पर, मुझे गूगल से जाकर पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढना पड़ता था। फिर भी नहीं मिलता था तो मैं छोड़ देता था, चलो हटाओ, ये जरूरी नहीं है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा अपने माइंड सेट को बनाओ। थैंक यू सर। थैंक यू भरत। और नेक्स्ट हम लोग लेते हैं प्रीति। प्रीति, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। सर थियोरी तो समझ में आती है, पर सर जब न्यूमेरिकल्स होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब ऐसा होता है कि थोड़े न्यूमेरिकल्स जल्दी हो जाते हैं और थोड़े नहीं हो पाते हैं, तो फिर उसके लिए बताइए सर। हाँ, तो देखो वो मैंने तुम्हें चीज बताई अभी स्टार्टिंग में ही, कि थियोरी हो जाती है बट न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं। उसका यही फंडा है कि तुम एक्टिवली उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए हो। अगर समझ जाते तो न्यूमेरिकल्स भी हो जाते। और किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं उसके लिए तुम्हें सॉल्व एग्जाम्पल्स जो तुम इग्नोर कर देते हो अपने मॉड्यूल्स में, या जो सर नोट्स में जो आपके सॉल्व क्वेश्चंस कराते हैं, यानी जो आपके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस कराते हैं, जब आपके कोई कॉन्सेप्ट समझाते हैं सर लेक्चर में, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस भी कराते होंगे, तो वो सॉल्व एग्जाम्पल्स ही होते हैं। उसी तरीके से आप सॉल्व एग्जाम्पल्स जो बुक मॉड्यूल्स में हैं उनको देखें, एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशंस देखें। ये सारी चीजें जब आप देखेंगे तो उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरीके से ये क्वेश्चन होना होता है। और जो अनसॉल्व क्वेश्चन होते हैं उसमें बस थोड़ा सा एक ट्विस्ट दिया हुआ होता है क्वेश्चन में। तो इस चीज को समझो कि पहले एक्टिवली भी उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। ठीक है, ओके सर। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साजिया। साजिया, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। वो गुड इवनिंग रेडी सर। रखिए। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम न्यूमेरिकल करने जाते हैं तो उसमें होता ये है कि कुछ पीछे पीछे का कॉन्सेप्ट आ जाता है जिस वजह से प्रॉब्लम होती है, जो हमें याद नहीं होती फ्रिक्वेंटली, तो इस वजह से क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं सर।
हाँ देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लगाए होते हैं और वही एक अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। जो एक सिंगल यस सर। कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन होगा वो इतना अच्छा नहीं माना जाता, तो एग्जामिनर उसको इतना पसंद भी नहीं करता है। बट जहाँ पर तुम्हारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे माने जाते हैं और उनको उनको प्रैक्टिस करके ही तुम बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हो। कैसे कि जो तुम्हारा रिवाइज नहीं हुआ है चैप्टर, वो क्वेश्चंस करके वो वाला चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। अब तुम्हें करना क्या है, उससे पहले ये रिवीजन वाली बात आ जाती है यहाँ पर, कि जो तुमने उससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज नहीं किया टाइमली। तो जो मैंने हमेशा ये चीज बताई है कि जो रिवीजन वाला जो मतलब जो फॉरगेटिंग कर्व होता है ना हमारे माइंड का, वो एक हाइपरबोलिक कर्व होता है, यानी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा होता है। अगर हम वाई एक्सिस पर 100% अपना देखें कि जो वाई एक्सिस है उस पर हम देखते हैं कि हमने लाइक टी इज इक्वल्स टू 0 पर 100% हमारे माइंड में वो इनपुट गया जो हमने आज कॉन्सेप्ट सीखा। और अगर हम एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ डेज रखें तो ऐसा पता लगता है कि 8-10 दिन में ही वो बिल्कुल ऐसे लेस देन 25% याद रहता है हमें। ऐसा होता है नहीं होता है जब तुम रिवाइज नहीं करते हो, यस सर, है ना? होता है। तो उसको फॉरगेटिंग कर्व बोला जाता है। उसको ब्रेक करने की एक स्टूडेंट को बहुत जरूरत होती है, मुझे भी एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट। जो मुझे 4 महीने पहले पढ़ाया गया, अगर मैं उसको वापस रिवाइज नहीं करूंगा, बहुत मतलब ये तो अंडरस्टैंड आराम से हो रहा होगा, तुम्हें समझ आ रहा होगा कि अगर तुम 4 महीने तक वो चीज नहीं पढ़ोगे तो ऑब्वियसली याद नहीं रहेगा। तो उसके लिए तुम्हें अपना एक रिवीजन पैटर्न बनाना होगा, यानी तुम्हें डेली एक टाइम अलॉट करना होगा जिसके अंदर तुम प्रीवियस टॉपिक्स रिवाइज कर सको। मुझे पता है कि तुम्हें नहीं पता कि आने वाले क्वेश्चन में कौन सा जो टॉपिक है वो आने वाला है, यानी जो मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें तुम्हें नहीं पता। तो उसके लिए क्या करना होता है कि तुम रेगुलर रिवीजन करो, ठीक है? रेगुलर रिवीजन का मतलब ये है कि जो चैप्टर तुम अगला करने वाले हो ना, मतलब जो अगला चैप्टर अभी चल रहा है उससे जो लास्ट चैप्टर सर ने कराया है उसको तुम रिवाइज करो, ठीक है? तो यस। मेनली यही होता है फिजिक्स में, ये होता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से पहले इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी कराई जाएगी तुमको। तो तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी वाला पूरा चैप्टर तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट वाला, ठीक है? जब मैग्नेटिज्म चल रहा हो उसके भी क्वेश्चंस तुम साथ साथ लगाते रहो। और रिवीजन करने के लिए सबसे अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के तुम साथ साथ तुम 2 घंटे अपने सुबह के सबसे पहले निकालो कि मुझे जो लास्ट चैप्टर हर सब्जेक्ट में पढ़ाया गया था, फिजिक्स में कौन सा लास्ट चैप्टर पढ़ाया गया था, यानी जो आज जो करंट टॉपिक है, करंट चैप्टर है, इससे पहले जो चैप्टर मेरी क्लास में हुआ था वो मुझे करना है आज के दिन में। साथ साथ तुम्हें लेक्चर्स भी देखने होंगे, साथ साथ तुम्हें वो नोट्स बनाने होंगे। तो सीधी बात यहाँ पर आ जाती है, वही बच्चा आगे निकलता है जो नंबर ऑफ आवर्स सबसे ज्यादा अपने देता है। और नंबर ऑफ आवर्स सिर्फ बैठे रहने के नहीं, प्रोडक्टिव आवर्स, यानी उसमें वो कितना यूटिलाइजेशन कर रहा है। तो तुम्हें अपने एक चीज अपनी एक बिल्कुल ये गांठ बांध लेनी है कि तुम्हें कम से कम 12 घंटे तो अपनी स्टडी टेबल पर पढ़ना ही पढ़ना है आज से, ठीक है? तुम नीट ओके। 2022 वाले एस्पिरेंट्स हो सब, आई गेस यकीन 2022 बैच है जो मुझे सुन रहा है इस टाइम पर, है ना? तो यस तुम्हारे पास सर, अभी, एक और क्वेश्चन था कि हाँ जब हम डीपीपी के क्वेश्चन 10 या 15 होते हैं तो उसमें मैक्सिमम 6 to 7 क्वेश्चन बन जाते हैं, बट जो 3 to 4 क्वेश्चन छूट जाते हैं वो नहीं बन पाते मुझसे। जैसे कि मैंने वीडियो सोल्यूशन देखे वो हो जाते हैं, बट उसके बाद मैं फिर उसे ट्राई करूँ तो नहीं होते हैं। तो डीपीपीज में वही वाले क्वेश्चंस आते होंगे जो तुम्हें आज के टॉपिक पढ़ाया गया होता है, राइट? यस सर। तो उसके अंदर तुमने जो आज जो टॉपिक पढ़ा है, ऐसे नहीं होता है कि मतलब एफिशिएंसी इतनी नहीं होती कि 100% वो तुम्हें समझ आ जाए, ठीक है, उसी दिन। यस। थोड़े बहुत टॉपिक्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उसकी अगर तुम्हारी एफिशिएंसी यानी तुम्हारे डीपीपीज में से 10 में से 7 क्वेश्चंस भी बन रहे हैं तो तुम्हें अच्छा खासा वो टॉपिक समझ आ गया है। उसके बाद फिर तुम जब अनसॉल्व क्वेश्चंस देख करते हो, सॉल्व एग्जांपल्स उसके देखोगे मॉड्यूल से, सिर्फ डीपीपीज ही थोड़ी करनी है, बुक्स तो और भी लगानी अच्छा। होंगी ना, मॉड्यूल्स भी करने होंगे, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस भी करने होंगे। तो इतना घबराने वाली बात नहीं है, डीपीपीज में भी अगर 70% डीपीपी के क्वेश्चंस हो रहे हैं तो बहुत अच्छे से समझ आ गया है तुम्हें वो टॉपिक, ठीक है? तो ओके, 2-3 थैंक यू क्वेश्चन नहीं सर। होते तो बस उनका सोल्यूशंस देख लो, वो तुम्हें आगे हेल्प करेंगे। बट इससे डिमोटिवेट नहीं होना है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। सनवी, सनवी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए सर से। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है शायद सनवी के पास। हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। सेलिस्टी, हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड था। मतलब केमिस्ट्री, जब हम केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो मोस्टली टाइम्स ये होता है कि उसमें पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूज होते हैं। बट हम्म
उनको सॉल्व करने में मैम जब कराती है तब हो जाते हैं, जब अपने पर्सनली सॉल्व करते हैं जैसे डीपीपी के हो गए या फिर किसी और बुक या मॉड्यूल के हो गए तो वो नहीं हो पाते हैं। हाँ तो देखो यही चीज अभी मैंने लास्ट में जो लास्ट बच्चे का डाउट था वो भी यही था कि जो प्रीवियस टॉपिक्स होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, बट जब मैम कराती मैम के कराने से इसलिए हो जाते हैं क्योंकि तुम ये सोचकर बैठे होते हो, ऑब्वियसली माइंड में ये आया हुआ होता है कि हाँ मेरे पास एक सपोर्ट सिस्टम है, मैम को वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है, बहुत वो सालों से पढ़ा रही हैं तो उनको पता है कि इससे सोल्यूशन यह निकल के आने वाला है, बट आपके लिए वो पहली बार वो क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि जो मास्टर होता है वो भी एक बार वंस ही वॉज वंस अ बिगिनर, तो आप अभी उसी स्टेज पर हो, तो इस चीज से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, यही एक लाइफ का मतलब ये साइकिल चलती रहती है यार ऑब्वियसली, कि तुम स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ोगे, तो अभी तुम बिगनर हो, अभी थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आएंगी, उसको तुम्हें कैसे टैकल करना है कि जो तुम्हारे क्वेश्चंस प्रीवियस मतलब जो लास्ट कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं जो तुम पढ़ चुके हो उनको तुम्हें रिवाइज करना होगा। ठीक है, और जो फ्यूचर में जो पढ़ाने वाले अगर उसे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं तो ऑब्वियसली वो तुम्हें अभी नहीं आते हैं, अगर तुमने आज तक नहीं पढ़े हैं तो फिर तुम उनको छोड़ दो, तुम उन पे सर्कल लगा दो, तुम्हें बहुत ज्यादा मतलब सर्कलिंग का और ये सारी जो मार्किंग्स होती है ना इनका यूज करना पड़ेगा, और तुम्हें पता होना चाहिए कोडिंग करनी होती है बेसिकली इसमें बुक में, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने स्टार मार्क क्वेश्चन जो किए हैं ये किस वजह से किए हैं, वो तुम अपने हिसाब से डिजाइन कर लो, और सर्कल किया है, डबल सर्कल किया है, डबल टिक क्यों लगाया है, डबल टिक अगर मैं लगाता हूँ तो इसका मतलब मैंने 2 बार क्वेश्चन कर लिया, 3 बार स्टार लगाता हूँ तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर ने बताया था। इस तरीके से तुम अपने सब बच्चे जो भी मुझे सुन रहे हैं वो कोडिंग कर लें इस चीज की अपनी, ठीक है, और उस तरीके से फिर आप क्वेश्चंस को आप जब नेक्स्ट टाइम मॉड्यूल्स खोलेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चंस के इस मतलब डिवीजन हमने कर रखा था। ठीक है, तो जो तुम्हारे पहले वाले जो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं क्वेश्चंस में उसमें तुम्हें रिवीजन ही करनी पड़ेगी उन क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट उसमें लग रहे हैं। ठीक है, तो तुम डेली अगर रिवीजन का टाइम निकालते हो, अपने 2-2 घंटे भी अगर सुबह उठने के बाद 2-2 घंटे या 3 घंटे रिवीजन के लिए निकालते हो तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हें जो इंटरलिंक कॉन्सेप्ट है उनको समझने में। और अगर तुम ये नहीं कर पाते हो, मान लो तुमसे नहीं हो पाए ये चीज कि तुम लॉन्ग रन में 2-2 घंटे नहीं निकाल पाए रिवीजन के लिए, तो तुम्हें क्या करना होगा, जो भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लग रहा है उसमें, जो भी उस क्वेश्चन में प्रीवियस कॉन्सेप्ट लग रहा है बस उस प्रीवियस कॉन्सेप्ट को भी जाकर पढ़ लोगे ना पर्टिकुलरली, और फिर आके वो क्वेश्चन कर लोगे तो भी तुम्हारा वो रिवीजन में ही माना जाएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगा उस कॉन्सेप्ट से बहुत इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी बन सकते थे जो तुमने हाथों हाथ इस क्वेश्चन की वजह से कर लिए। तो एक क्वेश्चन में शुरुआत में तुम ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मुझे 20-20 मिनट भी लग जाते थे फिजिक्स से क्वेश्चन करने में इसी वजह से। ठीक है, तो बिल्कुल भी ये चीज घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल सा फिनोमिनन है। ठीक है, और बाकी अपना रिवीजन अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं सर, जब बट मैम जब होमवर्क देती हैं तो जैसे मैम ने कराया तो जैसे मैम लेके बैठी, जैसे मैम हाँ कर रही है उससे पहले मैम टाइम देती है कि 5 मिनट या 10 मिनट तब हो जाता है, और जैसे हम खुद करेंगे ना मैम ने होमवर्क दिया है तो नहीं होता, मैम की जैसे मैम बोलती है तभी स्टार्ट हो जाता है, तभी दिमाग में क्लिक हो जाता है। तो देखो जब मैम ने वो चीज बोली है मतलब तुम्हें क्वेश्चन दिया है तो उसका मतलब मैम ने वो अभी तुम्हें पढ़ाया है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है उसको पढ़ाए हुए, बात वही आ जाती है फॉरगेटिंग कर्व की, कि तुम्हें वो चीज पढ़ाई गई है तो तुम्हारे माइंड में अभी, और इन्वायरमेंट भी तुम्हारा ऐसा है कि अभी माइंड में सिर्फ वही वही कॉन्सेप्ट घूम रहे हैं, डिस्ट्रैक्टिव जो थॉट्स होते हैं हमारे इंटरनली जो हमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि अभी उसका क्या चल रहा होगा, इंस्टाग्राम पे किसका मैसेज आया होगा, ये सारी चीजें नहीं चल रही होती ना उस टाइम क्लास में, बट जब तुम घर पे बैठ कर करते हो तो अपने डिस्ट्रैक्शंस खत्म करने होते हैं, उसके लिए तुम्हें अपनी सराउंडिंग को बहुत ज्यादा क्लीन रखना होगा। अब मेरी अभी इस टाइम तुम देखोगे मेरी सराउंडिंग में इधर भी बुक्स हैं इधर भी बुक्स हैं, तो मेरे माइंड में हाँ मुझे पता है कि मतलब मैं बुक से ही घिरा हुआ हूँ इस टाइम पर। ठीक है, तो तुम भी अपने सराउंडिंग को इस तरीके से रखो, अपनी स्टडी टेबल को बहुत क्लीन करके रखो ताकि तुम्हें एक इन्वायरमेंट ऐसा मिले कि तुम्हारे अंदर डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट वो हो। ठीक है, और उसको फिर अपने माइंड को इस तरीके से सेट करो कि हाँ मतलब वो क्वेश्चन जो जो क्लास में तुम्हारा माइंड होता है वही जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो तुम्हारे अपने स्टडी टेबल पर भी होगा, तो भी तो वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। सर आप नॉर्मली कितने घंटे पढ़ते थे नीट क्रैक करने के लिए, आपने कितने देखो घंटे? मेरा ना बहुत वेरिएबल था ये, मतलब एक कांस्टेंट नहीं था, और ऑब्वियसली किसी भी इंसान का एक कांस्टेंट लाइक जो कांस्टेंट है ना वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो सिर्फ आइडियल वर्ल्ड में होती है, वेरिएबल इज द ओनली कांस्टेंट। तो मेरा जो स्केड्यूल था बहुत वेरी करता था, लाइक कभी कभी ऐसा होता था कि बिल्कुल 0 आवर्स मैंने पढ़ा है, बट मैं इतना एक्सट्रीम भी चला जाता था कि मैं बस 4 घंटे सोता था और 20 घंटे अपनी टेबल पर पढ़ा रहता था। बात ये नहीं है कि मैं उसमें
पढ़ कितना रहा हूँ, बट एफिशिएंसी मेरी ऑलमोस्ट 80%, यानी 20 घंटे में मैं देखा जाए तो 16 घंटे तो पढ़ ही लेता था। ठीक है, तो इतना भी मैं गया हूँ, बट 16 घंटे पढ़ने के लिए तुम्हें 20 घंटे बैठना तो पड़ेगा ना, तब तो 16 घंटे का आउटपुट आएगा। ऐसा नहीं होता कि तुम 20 घंटे टेबल पर बैठे हो तो 20 घंटे पढ़ ही रहे हो। तो जितना तुम्हें टारगेट स्टडिंग आवर्स है उसका 20% हमेशा आगे निकाल कर रखना, उतने घंटे तुम्हें बैठने होंगे टेबल पे। और हमेशा सारे बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बेड बेड पर अगर अभी पढ़ते हो तो आज से ही छोड़ दो। अपने मम्मी पापा से हाथ जोड़कर बोलो कि अगर स्टडी टेबल घर पे नहीं तो स्टडी टेबल और चेयर मंगवा दे मेरे लिए। ठीक है, और अपने आगे क्लीन वॉल हो, कुछ भी उसमें कुछ एक्स्ट्रा बहुत जो डिस्ट्रैक्टिव चीजें वो ना लिखो, अपनी मोटिवेशनल पोस्टर्स वगैरह लगाओ, वो सब जो तुम्हें करना है। बट एक स्टडी टेबल और चेयर का होना बहुत जरूरी है। माइंड को बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन उसी चीज से मिलता है। जिस बेड अगर सोने के लिए बना है, तुम बेड पर पढ़ते हो तो स्टडी टेबल पर तो फिर आगे सोओगे। तो स्टडी टेबल को स्टडी टेबल की तरह यूज करो, बेड को बेड की तरह यूज करो। ठीक है। सर आप नाइट की स्टडी करते थे डे में, मतलब देखो कैसे? ये ना पर्सनल वो हो जाता है, मतलब एक पर्सनल डिफरेंसेस होते हैं इसमें स्टूडेंट्स के। मैं जो प्रेफर करता था वो नाइट स्टडी प्रेफर करता था। मैं 5 AM तक पढ़ता था, 5 AM 6 AM तक पढ़ता था। ठीक है, और फिर मैं उठता था 11-12 बजे, क्योंकि ड्रॉपर था, मैंने भी ड्रॉप लिया था 1 साल का। तो मैं सारी चीजें समझ सकता हूँ। स्कूल के टाइम पे तो ऐसा नहीं हो सकता ऑब्वियसली, क्योंकि जब स्कूलिंग कर रहे होते हो आप लोग तो फिर सुबह में स्कूल वगैरह जाना होता है, तो रात को जल्दी सोना भी पड़ता है। बट अगर आप ड्रॉपर हो तो आप अपना पूरा आपका दिन आपके साथ है, आप उसको सोचो कि आप रात को आप पढ़ना चाहते हो, आपको रात को अच्छे से पढ़ाई हो रही है, या फिर आपकी सुबह जल्दी उठ के, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं वो सुबह 5 बजे उठ के पढ़ते हैं। तो आपने सुना होगा कि लेजेंड्स आइदर गो टू बेड एट 5 AM और आइदर वो दे वेक अप एट 5 AM। यानी आप तो या तो उठोगे 5 बजे। जो जो सक्सेस तक जाता है ना वो बच्चा, या जो भी इंसान जाता है, वो या तो सुबह 5 बजे उठता है या सुबह 5 बजे सोने जाता है। तो इन दो चीजों में से जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर ले, वो चीज आप कर सकते हो। इसमें कोई ये नहीं कि रात को पढ़ने वालों का ही सिलेक्शन होता है। बिल्कुल। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि सारे ही लड़कों को इससे बेनिफिट हुआ होगा। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग छवि से। छवि प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सर मुझे 2 डाउट्स हैं। हम्म। फर्स्ट सर मुझे टाइम टेबल पूछना है कि कैसे टाइम टेबल मेंटेन करें। जैसे मैं टाइम टेबल बनाती हूँ पर मेरा कभी फॉलो नहीं हो पाता, और जैसे घर पे छोटे भाई बहन है तो उनके साथ टाइम वेस्ट हो जाता है सारा, तो टाइम नहीं फॉलो कर पा रही मैं सारा। और सर मुझे एक डाउट ये है कि क्वेश्चंस फिजिक्स वाले मुझे मॉड्यूल्स मिले हैं और डीपीपी वो काफी है, या फिर सर और बुक्स भी प्रेफर करें? क्योंकि जो डाउट ग्रुप है उसमें बच्चे बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछते हैं कहीं कहीं बुक से, तो मुझे लगता है मैं और एक्स्ट्रा बुक से नहीं करती क्वेश्चंस, मैं सिर्फ मॉड्यूल से डीपीपी करती हूँ। तो उनको देख के मुझे डिमोटिवेशन होती है कि वो बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं और मैं नहीं करती, और फिर वो उनका सिलेक्शन हुएगा, तो ये वाली फीलिंग आती है फिर। देखो तुम्हारे दो क्वेश्चंस बेसिक से ये हैं कि पहला क्वेश्चन ये है कि मैं टाइम टेबल सेट नहीं कर पा रही हूँ अपना एग्जैक्टली कि मतलब कितने घंटे कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है। सेकंड यस। क्वेश्चन ये है कि मुझे बुक्स का सिलेक्शन समझ नहीं आ रहा है कि मैं सिर्फ क्या मैं सफिशिएंट बुक्स कर रही हूँ, मुझे इसमें प्रॉब्लम मतलब डाउट है एक तरीके से। यस। है ना। दूसरे बच्चों को देखो, एक तो यहाँ पे ये चीज देखो कि दूसरे को देखकर कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये चीज एक सर ने मुझे बताई थी कि जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में होते हो और तुम ऊपर उठ के देखते हो, यानी क्वेश्चन का तुम कर रहे हो, और मतलब जब एग्जामिनेशन हॉल, चाहे तुमने बोर्ड्स दिए हो चाहे 11th के एग्जाम्स दिए हो, तो जब तुम ऊपर उठ के देखते हो तो पूरी क्लास आंसर लिख रही होती है अपनी आंसर शीट में। बट कभी तुमने ये सोचा कि जब दूसरा बच्चा ऊपर मुंडी करता है अपनी, तो तुम भी तो उस टाइम पर अपने आंसर्स लिख रहे थे। तो यहाँ पर तुम्हें इंडिविजुअल लेवल पे ये चीज देखनी होगी कि दूसरों से कभी ये मत देखना कि वो इरोडोव कर रहा है या वो एससी वर्मा कर रहा है तो उसकी रैंक मुझसे ऊपर आने वाली है। ऐसा कभी नहीं होता। मेरे हमेशा ये चीज मैंने नोटिस की थी कि जो मुझसे हमेशा ज्यादा नंबर लाते थे ना, उनका नीट में सिलेक्शन ही नहीं हुआ, वो 11th में 12th में। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बेकार थे, बट उनके अंदर मतलब पता नहीं क्या प्रॉब्लम रही होगी, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, जो भी होगा। तो मतलब वो एक अच्छे स्टूडेंट्स थे, बट मैंने अपने आप को इस चीज से अफेक्ट नहीं होने दिया कि वो मुझसे 11th-12th में ज्यादा नंबर ला रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं उनसे हमेशा ही पीछे रहने वाला हूँ। ठीक है। तो कभी भी अब बुक्स की बात आती है तो बुक्स में आपको डीपीपीज जो मिल रहे हैं और मॉड्यूल्स मिल रहे हैं,
इसके साथ साथ एक एड ऑन और करना होता है, वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। जो आपके मॉड्यूल्स में गिवन होते हैं वो 31 ईयर्स के क्वेश्चंस नहीं गिवन होते हैं। बायो में जो मॉड्यूल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो इनफ है आपके लिए, और एनसीईआरटी की आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी है तो सबने बता रखा होता है। बट जो फिजिक्स केमिस्ट्री में है उसको आपको किसी भी दूसरे पब्लिशर की 31 ईयर्स की ले लेनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और वो जो चैप्टर वाइज होने चाहिए। मैं पेपर्स नहीं बोल रहा कि नीट 2019-18 के पूरे पूरे पेपर, पर चैप्टर वाइज जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो बुक्स ऑलरेडी मार्केट में हैं अवेलेबल। तो आपको वो 31 साल के फिजिक्स के क्वेश्चंस करने हैं, 31 साल की केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने हैं। उससे आपका बहुत ज्यादा माइंड का जो सोचने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि 200 क्वेश्चन एक चैप्टर में आपको मिलेंगे और वो पहले के एग्जाम्स में आए हुए होंगे। तो बहुत आपकी वाइड थिंकिंग मतलब डेवलप कर देते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने होते हैं। तो डीपीपीज आप रेगुलर करो, मॉड्यूल्स करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। बाकी जो बच्चे हैं वो अपनी हवाबाजी के लिए करते हैं, सच बताऊं तो, कि अलग अलग हाई लेवल की बुक्स करनी होती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हाई लेवल की बुक्स बेकार है, बट हमारे लिए नीट ओरिएंटेड नहीं है वो। ये चीज आपको समझनी होगी। अभी आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, अभी आप पीएचडी नहीं कर रहे हो। पीएचडी आप कर लेना एमबीबीएस में जाकर, अपनी बुक ही लिख डालना, ठीक है। बट अभी के लिए क्या करना है, बहुत सिलेक्टेड मैटर में से आपको मतलब पढ़ना है, उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी तो आपकी रहेगी बेस, बट एनसीईआरटी में आपको एमसीक्यू थोड़ी दिए हुए होते हैं, है ना। एनसीईआरटी आप पढ़ते हो, उसके बाद आपको जो एमसीक्यू जो आपके पैटर्न नीट में आने वाला है उसके आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। वो 3 मैंने आपको जो बुक्स थी वो बता दी। बात आती है आपकी पहले क्वेश्चन की, स्केड्यूल कैसे डेवलप करना है। तो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपना बहुत ज्यादा टाइम लगा देंगे स्केड्यूल बनाने में, पर कभी भी उसको फॉलो नहीं करेंगे। वो अपने 2-3 चार्ट पेपर खरीद के लाएंगे 4-4 रुपए के, और अपने दीवार पे अच्छे खासे टेप से लगाएंगे। और उनके टाइम टेबल के अंदर क्या होगा, सुबह 5 बजे उठना है, 5:05 पे नहाने जाना है, 5:30 पे मम्मी नाश्ता ला के दे देंगी, 5:40 तक वो कर लेना है। ये कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये टाइम टेबल हमेशा याद रखें, मिनट टू मिनट इंसान रह ही नहीं सकता। तो अपने टाइम टेबल को बहुत ज्यादा लूज बनाना होता है हमको। तो उसके लिए क्या करना होता है, ग्रॉसली आपको अपने नंबर ऑफ आवर्स देख लेने कि आज मुझे, आज क्या मतलब डेली तुम्हें 12 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो 12 घंटों को तुम 3 से डिवाइड कर दो, 4-4 घंटे के 3 स्लॉट्स बनाओ। मॉर्निंग स्लॉट सुबह 7 से लेकर 11 तक का तुम एक मॉर्निंग स्लॉट बना दो, कि तुम्हें 7 बजे से पहले पहले जो अपना काम करना है बस अब तुम्हें 7 बजे अपनी टेबल पर आकर बैठ जाना है और 11 बजे तक बैठे रहना है। उसके अंदर तुम्हें माइक्रो स्लॉट्स बनाने होंगे। वो क्या होता है, तुमने पोमोडोरो का अगर नाम सुना होगा, पोमोडोरो टेक्निक, तो उसके अंदर क्या होता है कि तुम 50 मिनट्स पढ़ रहे होते हो, 10 मिनट्स का ब्रेक ले रहे होते हो। तो वो आपके वेबसाइट्स अवेलेबल होती है फोन में, ये बहुत सारी एप्स हैं, फॉरेस्ट वगैरह, प्ले स्टोर पर आप जाकर देखोगे तो वो आपको टाइमर सेट करके देंगे। हमेशा टाइमर के साथ अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना प्लीज। लेक्चर्स देख रहे हो तो कोई बात नहीं है, बट जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो टाइमर के साथ करना, तो दैट आपका वो इन्वायरमेंट बना रहे कि जब आप नीट वाले दिन जाओ तो आपको इतना होपलेस ना होना पड़े कि टाइम निकलता जा रहा है। क्योंकि जब आप टाइम लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप क्वेश्चंस टाइमर के साथ करते हो तो आप हैबिचुअल हो जाते हो उस चीज के, ठीक है। तो आपको एंड में जाकर जो आपका रिजल्ट वाला दिन, वो नीट वाला दिन होगा, उस दिन आपको इतना होपलेस नहीं होना पड़ेगा कि यार मेरा टाइम निकल गया था सारे, या फिर मैं क्वेश्चंस होपलेस होने की वजह से मैंने ओएमआर गलत कर दी, ठीक है। ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो तुम अपने स्लॉट्स, बेसिक स्लॉट्स, स्लॉट 1 मॉर्निंग स्लॉट होगा, फिर 1 घंटे का गैप ले लो आप 11 से 12 के बीच में, या 12:30 तक ले लो, या अगर ज्यादा हो रहा है तो 1 बजे तक ले लो, 11 से 1 नहीं पढ़ना। 1 से 5 का एक स्लॉट बना दो, वो स्लॉट 2 हो गया, ठीक है। उसके अंदर आप अपने 50-10 की पोमोडोरो बना सकते हो। फिर उसके बाद आप 1-2 घंटे का शाम का ब्रेक ले लो, और फिर आप जैसे आपने 1 से 5 का बनाया, फिर 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक बना लो। तो ये मतलब ये स्लॉट 3 हो गया। अब आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं। हमेशा याद रखना कि 3 सब्जेक्ट पूरे दिन में नहीं पढ़े जाते। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हर दिन नहीं पढ़ सकते। मतलब जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेक्चर्स हो रहे हैं, वो तो होंगे ही होंगे, बस आपको खुद की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। खुद आपको जो एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठनी है, अंडरलाइन करना है। खुद आपको जो अपने छोटे छोटे जो आपके की पॉइंट्स हैं उनको साइड में मार्जिन में जो लिखना होता है पढ़ते वक्त, या आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। वो तीनों सब्जेक्ट्स के हमेशा नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे बच्चे इस चीज में फंस जाते हैं कि उनके इस तीनों के करने के चक्कर में एक बहुत पीछे रह जाता है। वो डेली 2 ही करते रहते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री करते रहेंगे या फिर बायो केमिस्ट्री करते रहेंगे, फिजिक्स पीछे रह जाएगी। तो हमेशा अपना स्केड्यूल वीकली ऐसा बनाओ कि एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री कर लो, दूसरे दिन केमिस्ट्री बायो कर लो, फिर एक दिन फिजिक्स बायो कर लो। या आपका कोई सब्जेक्ट वीकेस्ट है यानी सॉरी 90% ऑफ द स्टूडेंट्स
या उससे भी थोड़ा सा ज्यादा फिजिक्स सबको डर लगता है नीट वाले स्टूडेंट्स को, तो आप फिजिक्स रेगुलरली करते रहो, एक दिन केमिस्ट्री कर लो, एक दिन बायो कर लो, ठीक है। और जब आपको फिजिक्स में फिर अच्छे से लगने लगे कि हाँ मुझे मोटिवेशन आ रहा है, उसके बाद आप फिर रेगुलर फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स बायो ऑल्टरनेट करते रहो। ओके, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आंसर हो गया। और सर हम लोग एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं जी अदिति से। अदिति, Yes, प्लीज। sir. Good evening, sir. हाँ अदिति, प्लीज क्वेश्चन पूछिए अपना। Sir, I have to ask that when I used to solve the multiple choice questions of biology, so I can easily do the questions. But when I sit with the chemistry questions, और जब ऑप्शंस बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं तो फिर हम ये नहीं कर पाते हैं कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। बायो में तो वो हो जाता है क्योंकि हमको जो ऑप्शन करेक्ट है तो वो ठीक है और बाकी 3 जो गलत है वो पता है कि वो किस लिए गलत है, पर केमिस्ट्री में वो नहीं हो पाता है सर। सो मैं वहां पर अटक जाती हूँ। हाँ, तो देखो बायो में तुम रिवर्सल मेथड भी यूज कर सकते हो कि ये अगर मैं ऑप्शंस देखकर भी बता सकती हूँ कि 3 ऑप्शंस मुझे सिमिलर लग रहे हैं, एक ऑड वन आउट होता है, वो आंसर हो जाता है। बट केमिस्ट्री में इसलिए नहीं होता क्योंकि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स होते हैं, तुम्हें जब तक तुम क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ोगे, है ना, उसके बाद तुम्हें सोल्यूशन, तुम मतलब ये है कि केमिस्ट्री में सोल्यूशन देखकर क्वेश्चन सीधा आंसर नहीं कर सकते हो, पहले तुम्हें क्वेश्चन करना होगा, स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसेस होगा, जो कि अब मैं समझाने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सब बच्चे उसको ध्यान से सुनेंगे कि सबसे पहले जब भी वो क्वेश्चन देखें, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है एग्जैक्टली वो है क्या, बिफोर वर्किंग आउट फॉर सोल्यूशन। सोल्यूशन ढूंढने से पहले उस क्वेश्चन की क्या प्रॉब्लम है वो समझना जरूरी होगा। सीधा बच्चा क्या करना चाहता है कि क्वेश्चन ना आधा पढ़ता है और सोल्यूशन पे जंप कर जाता है, तो कहाँ से वो सोल्यूशन निकलेगा आपका। और कभी भी ये भी मत करना कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी नीट वाले दिन नहीं बोल रहा, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी सॉल्यूशन देखने लगते हैं, यानी क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट ना करने के बजाय सॉल्यूशंस का पेज पलट लेते हैं कि चलो जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लो और उस हिसाब से फिर तुम टिक लगाते हो। ये कभी गलती मत करना। तो हमेशा क्वेश्चन को पूरे अच्छे से पढ़ना होगा उसके सॉल्यूशन को जंप करने से पहले। अब बात आती है न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में, उसके अंदर जो भी डेटा एंड क्वांटिटीज तुम्हें दी हुई होती हैं, क्वेश्चन की साइड में हमेशा उनको लिख लेना होता है। मास दिया हुआ होता है, फोर्स दी हुई होती है, जो भी चीज आपको दी हुई होती है, एक्सेलरेशन दिया हुआ होता है, जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वाले जो पार्ट है, मैं कैलकुलेशन नहीं बोल रहा, सॉरी, जो वैल्यूज होती हैं वो क्वेश्चन के बराबर में हमेशा लिख दो। मॉड्यूल्स भी कर रहे हो तो मॉड्यूल्स में जो जगह होती है थोड़ी सी, वहां पे भी क्वेश्चंस के बराबर में उनकी डेटा लिखते रहो ताकि तुम्हारी आदत बन जाए और नीट में जाकर इतनी दिक्कत ना हो। ये मत सोचना कि नीट वाले दिन ये सारी चीज अप्लाई करनी है, आज से ही अप्लाई करना शुरू करोगे तब जाके वहां पर तुम ऐसे हैबिचुअल हो जाओगे कि आराम से हो जाएंगी। वहां तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने को नहीं दिया जाएगा, वहां तो ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी तुम्हें बनाया गया है, पूरा जो 1 साल का तुम्हारा टाइम है, फिर तुम्हें वहां जाकर सीधा जो भी तुम्हारा बेस्ट है वो तुम्हें वहां देकर आना होगा, ठीक है। तो आपने अपनी डेटा जो है और क्वांटिटीज है उसकी लिस्ट बना लेनी है, क्वेश्चन से आपने एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया बेसिकली, ताकि वो जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं वो आप मिस आउट ना करो। उसके बाद जो भी उन वैल्यूज को देखकर और क्वेश्चन को समझकर जो भी फॉर्मूले लगने वाले हैं वो आपको हमेशा याद होने चाहिए। उसके लिए क्या करना होता है, बच्चे क्या करते हैं पूरे पूरे सब्जेक्ट की फॉर्मूले लिस्ट निकाल लेंगे प्रिंट आउट बने बनाए, या फिर खुद फॉर्मूला नोटबुक बनाने लगेंगे। मेरे हिसाब से वो इतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता है, बजाय इसके कि जो जो चैप्टर आपका फिजिक्स वाला जो आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं फिजिक्स वाला में, जब भी वो चैप्टर हो जाए उसके आगे आप 2 पेज छोड़ दो कॉपी में अपने जो नोट्स बना रहे हो, और वहां पर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वहां पर उस चैप्टर में जो जो टीचर्स ने नोट्स में फॉर्मूले लिखे हैं बुक में मत देखना और ना नेट से निकालना फॉर्मूले की लिस्ट, जो जो सर ने अपने खुद तुम्हारे नोट्स में लिखा है तुम खुद देखना, तुम्हें पता लगेगा कि हाँ ये फॉर्मूला सर ने यहाँ लिखवाया था, ये फॉर्मूला यहाँ, सारे पेज पलट पलट के देखना तुम लोग, और जो जो तुम्हें फॉर्मूला दिखता जाएगा वो एक पेज पर लिख लेना चैप्टर वाइज। तो जब भी तुम वो चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने वाले होगे तो पूरे चैप्टर के नोट्स मत पढ़ना, उस जो एंड में होगा, यानी अब करंट इलेक्ट्रिसिटी आप नोट वो करने वाले हो उसके न्यूमेरिकल्स, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी फॉर्मूले सर ने लिखवाए हैं वो उसका जो आपने लास्ट में लिखा हुआ होगा 2 पेजों में वो ही पढ़ लेना पहले, फिर न्यूमेरिकल्स देखना, और न्यूमेरिकल्स पहले देखना सॉल्व एग्जाम्पल्स,
सॉल्व एग्जाम्पल्स देखना, इलस्ट्रेशंस देखना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स देखना, उसके बाद आपको जाना है अनसॉल्व क्वेश्चंस पर। ठीक है, अनसॉल्व क्वेश्चंस देखोगे, एक्सरसाइज बंद करोगे, फिर जब वो हो, फिर आपका चैप्टर फर्स्ट टाइम के लिए कंप्लीट हो गया। सेकंड टाइम जब आप करोगे तो सेकंड टाइम में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने होंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से पहले एक बार आप वापस से उस फॉर्मूला वाली लिस्ट को देखोगे। और अब मैंने जो आपको बात बताई कि अगर क्वेश्चन नहीं होता है, उसमें जो कॉन्सेप्ट लगा हुआ है वो आपको नोट से वापस जाके एक बार टैली कर लेना है। ठीक है, नहीं समझ आ जाए तो फिर टीचर से पूछना है, फिर भी तुमसे वो क्वेश्चन नहीं बनता है, टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना है। ठीक है, तो ये है। अब मैंने आपको बता दिया सॉल्व एग्जांपल्स करने हैं और इलस्ट्रेशंस भी करनी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन की लेंथ देखकर डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चंस पैराग्राफ बना बना के देते हैं एग्जामिनर्स, उनको देखते ही डर जाते हैं, उनको देखते ही छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और जो छोटे छोटे 2-2 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं उनको करते हैं, बट वो होते हैं डिफिकल्ट। हमेशा ध्यान रखना कि जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, तुम्हें बड़ा वो बनाया इसलिए गया कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ही उन्होंने सब कुछ तो खिला दिया उन्होंने तुम्हें, ये है इसमें, ये है इसमें, अब बस एक छोटी सी चीज पूछ रहे हैं वो तुमसे, तो तुम्हें इतनी सारी वैल्यूज दे दी तो तुम उसका सोल्यूशन निकालने में तुम्हें आसानी होगी। ठीक है, तो याद रखना अभी क्वेश्चन की लेंथ देखकर डरना नहीं है। ज्यादातर यही देखा गया है कि जो भी क्वेश्चन लंबा होता है ना, जो 10-12 लाइनों का होता है, फिर 5-6 लाइनों का होता है, वो हमेशा इजी निकलता है। क्योंकि उस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे छोड़ भी देते हैं इस डर के मारे कि वो इतना लंबा क्वेश्चन है, पढ़ेगा कौन। तो आपकी रीडिंग स्पीड भी इसमें इंक्लूड हो जाती है कि आपकी रीडिंग स्पीड भी फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिजिक्स में खासकर और सॉलिड स्टेट जैसे चैप्टर में ड्रॉ और सूटेबल डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायग्राम आपके क्वेश्चन को एक इलस्ट्रेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, उससे आपको पता लग जाता है क्वेश्चन की फील क्या है, ये क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है। आप डायग्राम बना दोगे, जैसे फ्री बॉडी डायग्राम्स होते हैं, इस तरीके से आप खुद भी अपने मन से कोई रॉकेट वाला क्वेश्चन है, रेन वाला क्वेश्चन है, हमेशा आपको वो बनानी होती है 3D में जो होती है XYZ एक्सिस, वो बनाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पूछी जाती है कौन से डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, रेन मैन प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके अंदर डायग्राम्स बनाओ। ठीक है, रेन को दिखाओ ऐसे एरो से, वेलोसिटी लिखो वहां पे जो मैं आपको बता रहा था कि डेटा एंड क्वांटिटीज लिखो। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, डायग्राम बनाना। और उसके बाद लास्ट स्टेप ये होता है कि फाइनल आंसर जो आपका आया उसको एक बार रीचेक कर लो। रीचेक मतलब सोल्यूशन पीछे जाके, सोल्यूशन में जाने से पहले आप आंसर की में रीचेक कर लो कि मेरा आंसर सही है। अगर सही नहीं, ये नहीं कि इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कोई बच्चा कि वो कहता है भाई यही सही है, बाद में पता लगता है उसने सिली मिस्टेक की थी और वो आंसर गलत हो गया था उसका। तो ऐसा हम नहीं चाहते आपके नीट के पेपर में हो। ठीक है, तो आप अपना आंसर हमेशा आदत बनाओ कि आप रीचेक करो, सो दैट आपको थोड़ी बहुत गलती हो तो उससे कुछ सीखने को मिल जाए कि मेरी ये गलती हुई थी, आगे मैं नीट में गलती नहीं करने वाला हूँ। और लास्ट पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर न्यूमेरिकल ना बने तो अपने टीचर के पीछे पड़ जाओ जब तक वो न्यूमेरिकल तुमको उसका सोल्यूशन ना दे दे। टीचर वो तुम्हारे जरूरी नहीं कि फिजिक्स वाले भी टीचर्स हो, अगर बाई चांस तुम्हें वो नहीं टाइम पर मिल पा रहा है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तो अपने दोस्तों के साथ जाके पूछ लो। यानी किसी भी इंसान को जो तुम्हें लगता है कि हाँ इसको ये सोल्यूशन आता होगा, उसके पीछे पड़ जाओ। कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस टाइम पर बिल्कुल भी। जो शर्मा गया ना, जो ऐसी कहावत है कि जो नहीं शर्माता वो उसके लोग बस 5 मिनट के लिए हंसी उड़ाते हैं, या जिसने कोई सिली क्वेश्चन पूछा होता है बस वो उस क्लासरूम में ही रह जाती है। बट जो शर्मा जाता है ना, उसकी जिंदगी हंसी उड़ाती है पूरी जिंदगी में ही, यानी उसकी पूरी जिंदगी ऐसी चली जाती है कि वो शर्माता ही रहता है। तो हमेशा आज से ये चीज सीख कर जाओ इस सेशन के बाद से कि कभी भी शर्माना नहीं है क्वेश्चन पूछने में, चाहे वो अपने दोस्तों से पूछ रहे हो चाहे अपने टीचर्स से पूछ रहे हो। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी बहुत ज्यादा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 31 ईयर्स जरूर करना, और बायो में 11 ईयर्स। ओके, थैंक यू सर। अभी हम लोग के पास सेशन एंड हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगा ये सेशन। बहुत मेरे को आई एम श्योर कि जो लड़के सुन रहे होंगे इनके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। थैंक यू सर फॉर दिस अमेजिंग सेशन, और ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग में से कुछ लोग क्वालिफाई करेंगे और बाकर सर के जूनियर बनेंगे कमिंग ईयर्स में। तो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर योर टाइम। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली एंड ऑल द बेस्ट।